नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रामजस सेन स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आचार्य रामजस सेन में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ध्यान में है, हमारे रीट की और उनके समकक्ष परीक्षाओं की तैयारी चल रही थी साथियों, और यही सेकंड ग्रेड के लिए भी उपयोगी मैटर है साथियों। क्योंकि हमारा संस्कृत शिक्षण वाला बिंदु चल रहा है, तो साथियों संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत हमारी इससे पूर्व 8 कक्षाएं हो चुकी है साथियों, और इस 9वीं कक्षा में आप सभी का फिर से पुनः स्वागत करता हूं साथियों। हम जो इस कल की कक्षा में हमने पढ़े थे, भाषाई कौशलों का विकास हम पढ़ रहे थे साथियों, और भाषाई कौशलों के अंतर्गत हमने प्रथम 2 कौशल श्रवण कौशल और वाचन कौशल के बारे में हमने पढ़ा है, उनका परिचय पढ़ा है, उनका प्रकार पढ़ा है और उनकी विधियां हमने देखी है साथियों। वो प्रथम कौशल है, महत्वपूर्ण 2 कौशलों के बारे में हमने देखा है साथियों। आज के वीडियो में जो हम देखने वाले हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादातर प्रश्न यहीं से बैठते हैं साथियों, और वो पठन अथवा पाठन कौशल को हम देखने वाले हैं साथियों। पाठन कौशल भी इसको कहते हैं साथियों, और पठन कौशल भी इसको कहते हैं साथियों। तो इसके बारे में पठन कौशल का विकास जो विषय है हमारा, उसको देखने वाले हैं साथियों। आज के इस वीडियो में हम पठन कौशल का परिचय देखेंगे, पठन कौशल के भेद क्या क्या होते हैं, पठन कौशल के उद्देश्यों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे साथियों, और महत्वपूर्ण बिंदु पठन कौशल की विधियां, इनको भी हम आज देखने वाले हैं साथियों। इनको देखें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी तक भी आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार नीचे लाल बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसी के पास में एक बेल आइकन आएगा साथियों, उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, अर्थात घंटी का बटन को जरूर दबाएं, ताकि साथियों आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहे साथियों। घंटी का बटन दबाना आपको नहीं भूलना है साथियों। जो आप इस विषय सामग्री को पढ़ोगे वो आपको कैसी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर बताएं, ताकि हमें एक प्रकार का आपसे किस प्रकार आप सीख रहे हो हमें प्रतिपुष्टि मिलती रहे, ताकि हम अपने उद्देश्यों में पूर्ण हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमें इस बात की जानकारी होती रहे साथियों। अब विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है पठन कौशल है, और पठन कौशल के अंतर्गत हम देखते हैं आगे साथियों। पठन कौशल की अब शुरुआत हो रही है साथियों। अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो, और नोटबुक निकालने के पश्चात इन नोट्स को लिखना भी आप शुरू कर दो साथियों। जो तीसरा कौशल है हमारा भाषा कौशलों के अंतर्गत, वो तीसरा कौशल है पठन कौशल, या इसको मैंने आपको पहले भी कहा है कि पाठन कौशल भी कहा जाता है। किसी भी भाषा के जो उसका लिखित रूप होता है, लिपिबद्ध जो रूप होता है, उसको ग्रहण करते हुए ध्वन्यात्मक रूप से बोलना, यानी ध्वन्यात्मक रूप से यानी मौखिक रूप से उसको बोलना, यानी पढ़ते हुए बोलना। भाषा के लिखित रूप को ध्वन्यात्मक रूप से बोलना पठन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? पठन कहलाता है। और उसी पठन में क्या प्राप्त करना साथियों? कुशलता प्राप्त करना ही। यहां मैं इस चीज को लिखना भूल गया हूं, तो आप तुरंत इस चीज को लिख लीजिए कि पठन में कुशलता प्राप्त करना ही पठन कौशल कहलाता है। पठन कौशल कहलाता है। पठन कौशल किसे कहते हैं साथियों? सबसे पहले बात, किसी भी भाषा को उसके लिखित रूप में ग्रहण करते हुए ध्वन्यात्मक रूप से बोलना ही क्या कहलाता है साथियों? पठन कहलाता है। और इसी पठन में कुशलता प्राप्त करना ही क्या कहलाता है साथियों? पठन कौशल कहलाता है। अब आगे की बात करते हैं साथियों इसके अंतर्गत। तो देखो आगे क्या कह रहा तथ्य कि किंतु बिना अर्थ ग्रहण किए, देखो बिना अर्थ ग्रहण किए, यानी जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ग्रहण होना चाहिए साथियों। तो यानी बिना अर्थ ग्रहण किए पठन को पठन नहीं कहते हैं साथियों, अर्थात उसका अर्थ ग्रहण होना चाहिए, और पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण होना आवश्यक होता है साथियों। अगर वो अर्थ ग्रहण नहीं हो रहा तो उसको हम पठन नहीं कह सकते साथियों। अब ये पठन अर्थ कितना ग्रहण कर रहा है बालक, तो साथियों उसके बारे में भी वो उस जो बालक होता है उसकी आईक्यू पर निर्भर करता है साथियों। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं साथियों। आगे की बात करते हैं कि पठन के सोपान कौन कौन से हैं और पठन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पठन के सोपान की, यानी पठन की जो प्रक्रिया होती है वो कौन कौन से सोपानों अथवा कौन कौन से चरणों से गुजरती है साथियों। तो देखो इसके कितने सोपान होते हैं साथियों? 3 सोपान होते हैं। ये 3 सोपान है, आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम जब बालक पढ़ता है तो सर्वप्रथम वो क्या करता है? वर्णमाला की पहचान करता है। यानी आप भी जब पढ़े होंगे साथियों
तो आपको भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब आपने पढ़ा होगा तो सर्वप्रथम आपने ए इसकी पहचान की, फिर आ इसकी आपने पहचान की, यानी वर्णमाला की पहचान की जाती है सर्वप्रथम। तो वर्णमाला की पहचान हो जाने के पश्चात जब उस वर्णमाला से शब्द बना दिए जाते हैं, शब्द बना दिए जाते हैं, तो फिर उसका अर्थ ग्रहण होता है साथियों। जैसे मैंने कह दिया गाय या गौ, ऐसा लिख दिया, तो तुरंत आपको उसका अर्थ ग्रहण हो जाएगा कि गाय किसे कहते हैं, गौ किसे कहते हैं। फिर उसके पश्चात जो तीसरा सोपान होता है साथियों, वो तीसरा सोपान होता है पाठ्य वस्तु में क्रमबद्धता लाना। यानी जब हम पहले वर्णों की पहचान कर लेते हैं, वर्णों के पश्चात शब्दों को बोल करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात हम लंबे लंबे वाक्य और गद्यांश पढ़ के, पद्यांश पढ़ के हम उसको पाठ्य वस्तु में क्या लाते हैं साथियों, क्रमबद्धता लाते हैं। ये तो है साथियों पठन प्रक्रिया के सोपान। साथियों यहां से प्रश्न क्या बनेगा, तो यहां से एक ही प्रश्न बनेगा कि पठन प्रक्रिया या सोपाना संति, यानी पठन प्रक्रिया में सोपान होते हैं, एक द्वौ त्रय चत्वार। तो आपको उत्तर क्या देना है, त्रय है, यानी 3 सोपान होते हैं इसके। कितने सोपान होते हैं साथियों, 3 सोपान होते हैं, ये 3 सोपान होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पठन कौशल के उद्देश्य क्या है, यानी पठन कौशल का विकास क्यों होना चाहिए और किन उद्देश्यों को लेकर के हम बालकों के पठन कौशल का विकास करते हैं साथियों। तो पठन कौशल के उद्देश्यों के बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों। तो पठन कौशल के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में जो पहला उद्देश्य है, वो पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन बालकों में को हम पठन कौशल का विकास क्यों करवाते हैं, तो उसका पहला उद्देश्य है कि ध्वनि के जो प्रतीक वर्ण है, यानी ध्वनि के जो प्रतीक वर्ण यानी जो लिपि है, वर्ण है, उनको देख कर उनके पहचान की योग्यता विकसित करना। यानी बालक ध्वनि के प्रतीक वर्णों जैसे क, तो अब क को वो बोल ही सकता है, लेकिन जो ये प्रतीक वर्ण है ये क, उसको पहचान की योग्यता विकसित करना, पहला इसका उद्देश्य है साथियों। दूसरा उद्देश्य क्या है साथियों, तो देखो दूसरा उद्देश्य है ध्वनियों का उचित ज्ञान प्रदान करना। यानी हमारी भाषा में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, कितनी ध्वनियां हैं, उसका उचित ज्ञान प्रदान करना। कैसे ज्ञान प्रदान करना उन ध्वनियों का, तो यहाँ 3 प्रकार से मैंने यहाँ बताया है साथियों। 3 प्रकार से उसको आपको अच्छे तरीके से देखना है कि छात्र उचित उच्चारण स्थान का प्रयोग करें। यानी हम बहुत सारे आपको ध्यान में होगा साथियों कि जैसे यहां मैं लिख रहा हूं और स, ये 3 से लिखे हैं मैंने साथियों। अब ज्यादातर क्या करते हैं, इनका एक ही उच्चारण करते हैं, जबकि इस स का तो तालु से उच्चारण होना चाहिए, इसका मूर्धा से होना चाहिए और इसका दंत से उच्चारण होना चाहिए, तब जाके इनका उच्चारण सही होता है। जब इनको एक ही तरीके से बोलना है तो 3 अलग अलग स क्यों आए हैं साथियों, तो यानी उच्चारण स्थान का उचित प्रयोग कर सके बालक, ऐसी ध्वनियों का उसको ज्ञान प्रदान करना। प्रत्येक जो शब्द है उस शब्द का समुचित बल प्रदान कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे बहुत सारे, मैं यहाँ शब्द लिख देता हूँ राम, अब आप बोलो इसको, तो आप बोलोगे राम, राम नहीं है रामः, यानी ये समुचित बल प्रदान। और किसी भी विराम चिन्ह आदि का उसमें बलाघात जो होता है, बलाघात का सही प्रयोग होता है, उसके लिए ये दूसरा साथियों ध्वनियों का ज्ञान है। इसके आगे जो अगला ध्वनियों के ज्ञान में ध्यान रखना होता है वो विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए पठन होना चाहिए। यानी कहाँ विराम चिन्ह, जैसे यहाँ मैंने तीसरे बिंदु में यहाँ विराम चिन्ह लगा रखा, यहाँ अर्ध विराम, यहाँ अर्ध विराम और यहाँ बिल्कुल पूर्ण विराम लगाया है साथियों। तो अब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तो यानी संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सहित शब्दों के विश्लेषण की योग्यता विकसित। बस अब यहाँ पूर्ण विराम लग गया तो यहाँ पूर्ण रूप से रुक गए, जबकि यहाँ अर्ध विराम है तो वहाँ थोड़ा 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 रुकते हुए हम आगे बढ़े हैं साथियों। तो यहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग भी बालकों में पठन में विकसित हो साथियों। ये 3 प्रकार की ध्वनियों का हमें उचित ज्ञान प्रदान करना, ये उद्देश्य है साथियों हमारा। तीसरा उद्देश्य क्या है साथियों, तो तीसरे उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं साथियों। तीसरा उद्देश्य है हमारा संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सहित शब्दों के विश्लेषण की योग्यता विकसित करना। यानी जो पठन कौशल है, पठन कौशल के अंतर्गत संधि और संधि विच्छेद, समास और विग्रह, प्रत्यय और धातु को अलग करना, उपसर्ग और शब्दों को अलग करना, इनका विश्लेषण, यानी विश्लेषण ही ये अलग करना है, उनकी योग्यता विकसित
करना, ये तीसरा उद्देश्य है पठन कौशल का। फिर चौथा जो उद्देश्य है साथियों, वो चौथा उद्देश्य है पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना। पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना, ये भी पठन कौशल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है साथियों, और ये पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना होता है साथियों। पांचवा जो उद्देश्य है साथियों, उस पांचवें उद्देश्य की भी बात कर लेते हैं। पांचवा उद्देश्य है आरोह है, अवरोह है, लय, यति, गति और ताल। यहां ताल भी आना चाहिए, लय, यति, गति, ताल आदि का ध्यान में रखते हुए भावानुकूल वाचन करे, ऐसी बालक में योग्यता उत्पन्न करना साथियों। इसके अलावा जो छठा उद्देश्य है साथियों, वो छठा उद्देश्य है लेखक के विचारों को समझकर, यानी लेखक ने उस चीज को लिखा है उसके भावों को समझकर पूर्वार्जित ज्ञान से पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना। जो बालक के मन में पूर्व अर्जित ज्ञान है उसका संबंध नवीन ज्ञान से बिठा करके आगे पढ़ना, ये भी पठन कौशल का एक उद्देश्य है साथियों। तो साथियों ये पठन कौशल के उद्देश्य भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों आगे की। तो अगली बात करते हैं, ये पठन कौशल के उद्देश्य अभी और बाकी रह गए, तो इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। पठन कौशल के उद्देश्यों में जो सातवां उद्देश्य है साथियों, वो सातवां उद्देश्य है विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन कर पठन में रुचि उत्पन्न करना। यानी विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है साथियों, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का शिक्षक द्वारा आयोजन करना चाहिए और फिर बालकों को उसमें रुचि उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक उसको पठन कर सकें। जैसे अंत्याक्षरी प्रतियोगिता करके, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कथा लेखन प्रतियोगिता, तत्स्थलीय भाषण प्रतियोगिता, चर्चा प्रतियोगिता, परिचर्चा प्रतियोगिता, वार्तालाप आदि के माध्यम से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से बालकों में किसके प्रति रुचि उत्पन्न करना साथियों, तो पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके अलावा जो साथियों आठवां उद्देश्य है, वो आठवां उद्देश्य क्या है कि वाचन मुद्रा को भावानुसार बनाने की क्षमता का विकास करना। अब जैसे कोई जो पद्य है और उस पद्य को बालक गा रहा है, और जैसे मैं बता रहा हूं ना वाचन मुद्रा को भावानुसार करना। जैसे अगर वो वीर रस का है, वीर रस का पद्य है और उस वीर रस के पद्य को भावानुसार नहीं गा रहा, जैसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो यहाँ चेहरे पर क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, भाव वैसे वीर रस के होने चाहिए। जबकि वो बालक कैसे गा रहा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। अब इसके अंतर्गत जो साथियों मैंने आपको उदाहरण बताया है, वो उदाहरण है कि जहां वीर रस की आवश्यकता है तो उसके भाव भी वीर रस के होने चाहिए, जहां श्रृंगार रस की आवश्यकता है वहां उसके भाव भी श्रृंगार के होने चाहिए। तो वाचन की जो मुद्रा होनी चाहिए वो भावानुसार बनाने की क्षमता का विकास हो उस बालक में, ये भी उसका पठन कौशल का उद्देश्य है। नवा उद्देश्य साथियों मैं आपके चर्चा कर रहा हूं, वो है पुस्तक को समुचित रीति से पकड़ना। अब पुस्तक को समुचित रीति से कैसे पकड़ते हैं साथियों, ये भी आपको आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो आंखों से कम कितने इंच दूर होनी चाहिए, वो 12 इंच दूर होनी चाहिए। 12 इंच दूर होने के पश्चात जहां ये आंखें हैं, ये जैसे मैं कह देता हूं ये आंख है, ये आंख है, ये आपकी आंख है, और यहां से ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो कोण बनना चाहिए वो कोण कितने डिग्री का बनना चाहिए, 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। यानी हम पुस्तक को यहाँ बिल्कुल सीधी नहीं रखें, यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हमारी पुस्तक बनाए 45 डिग्री का कोण, ऐसे हमारे को पुस्तक को पकड़ना चाहिए। और साथियों इसको कौन से हाथ में पकड़ना चाहिए, तो बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। साथियों अभी मैं अपना चित्र बताते हुए मैं आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार अपनी पुस्तक को हमें पकड़ना चाहिए साथियों, तो अभी इस चित्र में भी आप देख लीजिए। फिर आगे बात करते हैं साथियों, ये तो इसके उद्देश्य हैं साथियों, पठन कौशल के उद्देश्य। अब हम देखते हैं पठन के प्रकार कितने होते हैं साथियों, कौन कौन से प्रकार से पढ़ा जाता है साथियों, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो देखो पठन कौशल के प्रकारों की बात करते हैं तो 2 प्रकार से हम उसको बांटते हैं। एक तो मैंने यहाँ नीचे बांटा है इस रेखा से नीचे, और एक ऊपर है। अलग अलग दृष्टि से अगर प्रश्न जिस भी प्रकार से आता है आपको उसी तरीके से जवाब देना है साथियों। जो पठन का जो पहला प्रकार होता है वो प्रकार होता है, ये पहला प्रकार है कि पहला तो है पाठकों की संख्या के आधार पर, यानी पाठक कितने हैं, पढ़ने वाले कितने हैं, उनकी संख्या के आधार पर जो पठन होता है वो 2 प्रकार का होता है।
एक तो व्यक्तिगत पठन होता है साथियों, कि क्या होता है व्यक्तिगत पठन, यानी इसमें केवल एक व्यक्ति ही उसको पठन करता है। एक होता है साथियों सामूहिक पठन। कौन सा होता है? सामूहिक पठन। तो सामूहिक पठन के अंतर्गत सारे व्यक्ति उसका पठन करते हैं। इसी को एक और लिख दीजिए साथियों, समवेत पठन भी कहते हैं। समवेत पठन, समवेत, इसी को समवेत पठन भी कहा जाता है, सामूहिक पठन को। इसके पश्चात जो दूसरा प्रकार है साथियों वो है अभिव्यक्ति की दृष्टि से। अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो पठन होता है वो 4 प्रकार का होता है साथियों। वो 4 प्रकार का कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है साथियों आदर्श पठन। कौन सा होता है साथियों? आदर्श पठन। अब जो आदर्श पठन है ना साथियों, ये जो है आदर्श पठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और जो ये अनुकरण पठन दूसरा प्रकार है साथियों, अनुकरण पठन किसके द्वारा किया जाता है ना साथियों? तो ये किया जाता है छात्र के द्वारा। किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा अनुकरण पठन किया जाता है। ये प्रश्न आए हुए हैं कई बार। अनुपठन, अब अनुपठन भी बालक करते हैं साथियों, लेकिन अब इसके अंतर्गत शिक्षक छोटे छोटे वाक्यों का अनुकरण करवाता है, तो इसी को अनुपठन कहते हैं। अब क्या होता है? द्रुत पठन। द्रुत पठन जो होता है वो शीघ्र पठन भी कहलाता है। इस पठन के जब भी बालक कथा पढ़ता है या नाटक का पठन करता है तो उस समय वो द्रुत पठन करता है साथियों। तो साथियों यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से ये चीज बैठ जाए। अब अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी ये 2 प्रकार का होता है साथियों। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी पठन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब अभिव्यक्ति की दृष्टि से 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है सस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। अभिव्यक्ति की दृष्टि से तो यहाँ सस्वर पठन किसे कहते हैं और मौन पठन किसे कहते हैं? सस्वर पठन के अंतर्गत तो साथियों मौखिक उच्चारण किया जाता है जिसमें आवाज आती है, तथा मौन पठन के अंतर्गत आवाज नहीं आती है साथियों। तो देखो सस्वर पठन पुनः 2 प्रकार के भागों में विभाजित है। सस्वर के अंतर्गत बोला जाता है साथियों, तो पहला प्रकार है आदर्श पठन। किसके द्वारा किया जाता है? तो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। ये लो साहब, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अनुकरण पठन, ये अनुकरण पठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये छात्र के द्वारा किया जाता है। ये छात्र के द्वारा किया जा रहा है। अब अनुकरण पठन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ये पहला प्रकार है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत में केवल एक छात्र ही करता है, और सामूहिक में सभी कक्षा के छात्र करते हैं साथियों। उसके अलावा साथियों जो मौन पठन है, मौन पठन के भी 2 प्रकार है साथियों। एक पहला प्रकार है गंभीर पठन या गहन पठन। गंभीर पठन के अंतर्गत साथियों जब भी किसी विषय वस्तु को आप पहली बार पढ़ते हो, कोई किताब माना कि आप बाजार से लाए हो और उसको पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार पढ़ने में आप बिल्कुल उसको धीरे 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 गहन तरीके से पढ़ोगे, तो वो होता है साथियों गंभीर पठन कहलाता है। अर्थात हम कक्षा के अंतर्गत भी जब कोई विषय वस्तु पढ़ते हैं साथियों, तो वो साथियों गंभीर पठन कहलाता है या गहन पठन कहलाता है। और जो द्रुत पठन होता है वो बहुत ही शीघ्र में पढ़ा जाता है, यानी जब हम रिवीजन करते हैं किसी चीज का, परीक्षा के जो अंतिम दिनों के अंतर्गत, यानी परीक्षा के जो पास के जो दिन होते हैं साथियों, उसके अंतर्गत जो हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो वो कहलाता है द्रुत पठन, यानी उसको बहुत फास्ट हम उसको पढ़ते हैं साथियों। तो साथियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्रकार भी। इसका भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको उतार सको, और निश्चित रूप से साथ के साथ अगर इसको उतार रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आइए बात करते हैं आगे। अब हमारे आता है साथियों पठन कौशल की विधियां। क्या आता है साथियों? पठन कौशल की विधियां। साथियों सबसे पहले तो अभी जो मैंने पठन के प्रकार बताए हैं उन प्रकारों से प्रश्न आया हुआ है साथियों, तो उन प्रकारों को भी आप अच्छे तरीके से देख लें। और वहां से कई प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको अच्छे तरीके से आप देख लें कि पठन कितने प्रकार का होता है, कौन सा पठन कौन करता है, आदर्श पठन कौन करता है, अनुकरण पठन कौन करता है। तो ये प्रश्न आए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से देख लेने। अब इसके बाद हम देखते हैं पठन कौशल की विधियां। अब पठन कौशल की विधियां यानी पठन कौशल का जब विकास होता है तो उन विकास में कौन कौन सी विधियां अपनाएं हम, ताकि बालकों के पठन कौशल का क्या हो साथियों? विकास हो। तो पहली जो विधि है साथियों, वो पहली विधि बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, और वो विधि है साथियों वर्णोच्चार विधि। कौन सी विधि है साथियों? वर्णोच्चार विधि। वर्णोच्चार विधि की बात करें तो इसके जो उपनाम है साथियों, वो उपनाम है अक्षर बोध विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं साथियों? अक्षर बोध विधि भी कहते हैं, और इसी को वर्ण बोध विधि कहा जाता है साथियों।
तो इनके दो उपनाम हो गए हैं साथियों, एक तो अक्षर बोध विधि और एक हो गई वर्ण बोध विधि। क्योंकि इसके अंतर्गत अक्षरों का बोध होता है, इसी के अंतर्गत वर्णों का बोध होता है। वर्णोच्चार, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, नहीं वर्णों का उच्चारण करना। यानी सर्वप्रथम जब हमने वर्णों का उच्चारण, जब भी हम स्कूलों में गए साथियों, आज के टाइम तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो हम पुराने समय में आपने जो पढ़े हैं पहली दूसरी में, आपको क्या बताया गया, सबसे पहले स्वर व्यंजन बताए गए थे साथियों। बोलो ए आ ई ऊ ऐसे इसी प्रकार बताया गया था। वो किस विधि से बताया गया साथियों आपको, तो ये वर्णोच्चार विधि के माध्यम से आपको बताया गया साथियों। जो पठन कौशल की यह विधि है, यह सबसे प्राचीनतम विधि है साथियों। प्रश्न यहीं से बनता है कि पठन कौशल से प्राचीनतम विधि रस्ती, पठन कौशल की प्राचीनतम विधि है, तो यहां आपको उत्तर देना है साथियों वर्णोच्चार विधि, अक्षर बोध विधि या वर्ण बोध विधि साथियों। इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, तो इस विधि में संस्कृत की वर्णमाला का, किसका साथियों, संस्कृत की वर्णमाला का अथवा स्वर व्यंजनों सहित क्या करवाया जाता है, पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है कि स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, इस प्रकार क्रमबद्ध ढंग से उच्चारण करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है साथियों। फिर आगे की बात करते हैं साथियों, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब बालक, देखो वर्णों का इसमें बार बार क्या करवाया जाता है, उच्चारण करवाया जाता है, उच्चारण करवा के शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है साथियों। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसमें पहले वर्णों का बोध करवाया जाता है बालकों को, वर्ण बताए जाते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, जैसे माहेश्वर सूत्र बताए जाएंगे, स्वर बताए जाएंगे, व्यंजन बताए जाएंगे। तत्पश्चात उन वर्णों के माध्यम से क्या बनाना सिखाएंगे साथियों, वो बनाना सिखाएंगे शब्द, जैसे ग आ गा, ये ये, अब दोनों से मिला करके क्या बनाएंगे, गाय। और इसी प्रकार संस्कृत के शब्द भी बनाए जाएंगे, जैसे खग है, सस्क है, मृग है आदि, इनका पठन करवाया जाता है साथियों। वर्णोच्चार में वर्णों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात किनको बताया जाता है, शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। अब इस विधि से क्या लाभ है और क्या हानि है, इसके बारे में हम देख लेते हैं साथियों। तो देखो इस विधि के अंतर्गत है ना, लाभ हानि की बात करें या फिर इसका आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें, तो साथियों इस विधि का एक विशेष लाभ क्या है, विशेष लाभ यह है कि छात्र को वर्णमाला का ज्ञान भली भांति हो जाता है। यानी छात्र जो वर्णमाला है ना, वो उस वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाता है। और जो आज के जो मनोवैज्ञानिक है साथियों, इस बात को नहीं मानते हैं। किस बात को नहीं मानते मनोवैज्ञानिक की, भाषा की जो पूर्ण इकाई है वह या तो शब्द है और या फिर वाक्य है, क्योंकि शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और वाक्य का भी कोई ना कोई अर्थ होता है। यानी सार्थक जो है वो या तो शब्द है और या वाक्य है। आज के जो भाषा की इकाइयां हैं, उन इकाइयों के अंतर्गत यहाँ जो वर्ण होता है, वर्ण को पूर्णतः अवैज्ञानिक माना गया है। अवैज्ञानिक माना गया है क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता साथियों। उसके बाद जो वैज्ञानिक माना गया वो शब्द को माना गया है। उसके बाद जो पूर्णतः वैज्ञानिक माना गया वो वाक्य को माना गया। जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न, ये प्रश्न रीट से संबंधित ही किसी परीक्षा में आया हुआ है साथियों। कौन सी परीक्षा में आया वो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन इतना ध्यान में कि ये परीक्षा में आया हुआ है। और ये परीक्षा में कौन सा आया हुआ है कि भाषा की इकाइयों में से वैज्ञानिक इकाई है। तो वैज्ञानिक इकाई कौन सी है, मैं डाल दूं वर्ण, शब्द, वाक्य। अब मैं तीनों ही डाल दूं, जबकि मैंने इन दोनों के लिए कहा है वैज्ञानिक। यहाँ पूर्णतः वैज्ञानिक वाक्य होगा। अगर वाक्य की अनुपस्थिति होगी तो वहां शब्द सही माना जाएगा साथियों। अब आगे बात करते हैं साथियों तथ्यों की। तो तथ्यों की बात करते हैं, तो इस तथ्यों के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि आज के जो मनोवैज्ञानिक है इस विधि को मनोवैज्ञानिक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, क्योंकि इसमें वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है जो कि निरर्थक है। जो कि वर्ण क्या है, निरर्थक है। आज के मनोवैज्ञानिक शब्द और वाक्य को भाषा का मनोवैज्ञानिक इकाई मानते हैं साथियों। भाषा की जो मनोवैज्ञानिक इकाई है साथियों, वो किसको मानते हैं, शब्द अथवा वाक्य को मानते हैं साथियों। इसके अलावा आगे चलते हैं साथियों। तो आगे इसके अंतर्गत जो मेंजिल महोदय हैं साथियों, भाषाविद रहे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है इस बात को, क्या कहा है, इस वर्णोच्चार विधि के बारे में ही उनके विचार है साथियों। तो उन्होंने कहा है कि वर्णोच्चार विधि द्वारा अपरिचित शब्द को पहचानने में बड़ी सहायता मिलती है।
यदि कोई शब्द अपरिचित है, बालक उसको नहीं पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो वर्ण की जानकारी अगर बालक को होगी तो वो तुरंत उस अपरिचित शब्द को पहचान लेगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। क्या नुकसान है? लेकिन द्रुत गति से जब हम किसी पठन को या किसी विषय वस्तु का पठन करते हैं, और कौन सी गति से करते हैं? द्रुत गति से करते हैं, तो साथियों बाधा रहित वाचन में यह विधि बाधक है। यानी हम उसको बार बार के अटक अटक के पढ़ते हैं साथियों, क्योंकि हमें वर्णों की जानकारी या शब्दों की जानकारी नहीं है। तो ये इसका इन्होंने नुकसान भी बता दिया, दोष भी बता दिया, और इसका लाभ भी बता दिया साथियों उम्मीद करता हूं कि ये पहली विधि आपको समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात हम बात करते हैं साथियों चित्र विधि की। चित्र विधि है, ये चित्र विधि साथियों जो नाम दिया गया है इस विधि को, ये विधि को नाम दिया गया है अमेरिका में। कहाँ नाम दिया गया है? अमेरिका में। और इस विधि का जो उपनाम है, वो उपनाम जो है वो देखो और कहो विधि है। अब इस चित्र विधि और देखो और कहो विधि में आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा खोलो और देखो कि इस विधि में क्या होता होगा पठन में। तो साथियों यहां देखो, इस विधि को देखो और कहो विधि किन्होंने दिया नाम? तो देखो और कहो विधि नाम अमेरिका में दिया गया। और कौन सी सदी में दिया गया? 20वीं सदी के अंतर्गत इसका नाम दिया गया साथियों। इस विधि का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इस विधि का प्रयोग मैं आपको बता देता हूं। जैसे माना कि ये कोई कक्षा कक्ष है। क्या है? कक्षा कक्ष। ये कक्षा कक्ष है। इस कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो शिक्षक है ना, श्याम पट पे क्या कर देता है? एक चित्र बना देता है, अथवा चित्रों का कोई भी जो प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन कर देता है। फिर बालकों से कहता है कि इस चित्र को देखो और देख करके बताओ, ऐसा कह, यह कौन है? एतत् किम, यह क्या है? ऐसा का, यह क्या है या यह कौन है? तो साथियों इस प्रकार बालकों से प्रश्न पूछा जाता है। तो बालक उसी जो चित्र होता है, चित्र पे ही उसका उत्तर लिखा हुआ था साथियों। जैसे कुक्कुरः, कुक्कुर यानी कुत्ता, तो फिर बालक उसको क्या देते हैं? जवाब देते हैं साथियों। तो इसके अंतर्गत चित्र प्रस्तुत करके बालकों को कहा जाता देखो और इसका उत्तर दो यानी कहो। इसलिए इस विधि को देखो और कहो विधि के नाम से जाना जाता है। साथियों समग्र रूप से तो ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे इनके तथ्यों की बात कर लेते हैं। तथ्यों के अंतर्गत बात करें तो सबसे पहला एक इसका उपनाम आपको ध्यान में आ ही गया। फिर इसको देखो और कहो विधि नाम कहाँ दिया गया? तो अमेरिका में दिया गया साथियों, 20वीं सदी के अंतर्गत। इस विधि में छात्रों के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाता है और उत्तर निकलवाए जाते हैं। चित्र कैसे प्रस्तुत किया जाता है, उत्तर कैसे निकलवाया जाता है? तो शिक्षक प्रश्न पूछता ऐसा क्या है, तो बालक जवाब देता ऐसा है, बालक है। फिर शिक्षक पूछता एतत् किम, तो जैसे पुस्तक का चित्र प्रस्तुत किया तो बालक उत्तर देता एतत् पुस्तकम। फिर इसके बाद किसी बालिका का चित्र प्रस्तुत करके शिक्षक पूछेगा ऐसा का, तो बालक उसका उत्तर देगा ऐसा बालिका। तो इस प्रकार साथियों वहां चित्र विधि का प्रयोग इस प्रकार होता है। अब आगे बात करते हैं साथियों, तो आगे बात करिए इसके और तथ्यों के बारे में। तो बात कर लेते हैं कि यह जो विधि है देखो और कहो विधि, चित्र विधि, इसके लाभ कौन कौन से हैं? तो इसके लाभ है साथियों, लिखिए। पहला है कि इस विधि में पठन की गति क्या होती है? तीव्र होती है साथियों, तीव्र रूप से पढ़ लेते हैं बालक। ऐसा का ये प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी बालक क्या इसमें सक्रिय रहते हैं। यह विधि बहुत ही अधिक रोचक और आकर्षक है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से बालक के जो मानस पटल पर वो चित्र यूं के यूं अंकित हो जाते हैं। गाय का चित्र बता के वहां लिखेंगे गौ या धेनु, तो तुरंत वो धेनु के रूप में उसका चित्र अंकित हो जाएगा साथियों। तो ये विधि क्या है? रोचक है और आकर्षक है। पूर्णतः ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है और शब्दों का ज्ञान करवाने की जो इकाई होती है वो मनोवैज्ञानिक इकाई है साथियों, सार्थक इकाई है, इसीलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी। फिर उसके पश्चात बात करते हैं तो चित्र के साथ साथ शब्द भी बालक के मानस पटल पर क्या हो जाते हैं? अंकित हो जाते हैं साथियों। क्योंकि वो सीधे चित्र देखेंगे, चित्रों का और शब्दों का संबंध बिठा करके वो अपने मस्तिष्क में इमेजिन्स अथवा चित्र स्पष्ट रूप से वहां मानस पटल पर अंकित कर देते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कि ये किस स्तर के लिए उपयोगी, तो यह विधि प्रारंभिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी है साथियों। ये तो हो गए इसके लाभ हो गए साथियों। अब इनके दोषों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोषों की चर्चा करें साथियों, तो इसका दोष है, और वो दोष क्या है देखते हैं। इस विधि के जो अमूर्त ज्ञान होता है साथियों, अमूर्त ज्ञान जिसको हम दिखा नहीं सकते, जैसे आत्मा के बारे में परिचय करवाया जा रहा है। अब आत्मा के चित्र को तो हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, अथवा कोई अमूर्त ज्ञान जिसको बारे में हम उसको बता रहे हैं, जैसे हवा या वायु के बारे में बता रहे हैं। अब वायु का तो कोई चित्र हम नहीं बता सकते। जो अमूर्त ज्ञान है या मस्तिष्क के ज्ञान में रूप में जो कोई जो है जिसको हम चित्र के माध्यम से प्रस्तुत नहीं कर सकते साथियों, उस विषय वस्तु को हम इस विधि में स्पष्ट नहीं कर सकते साथियों। दूसरा जो इसका दोष है साथियों कि शब्द वर्णों से बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। जबकि यहाँ डायरेक्ट शब्द ज्ञान करवाया जाता है, शब्द वर्णों से बनते हैं। तो इससे पहले वर्णों की जानकारी होना आवश्यक होती है साथियों। अगर वर्णों की जानकारी नहीं है तो बालक उस शब्द को भी नहीं पढ़ पाएगा। तो साथियों वर्णों की जानकारी जब नहीं होगी तो उसमें क्या हो जाता है, उच्चारण का दोष उत्पन्न हो जाता है। उसको नहीं पता है कि कौन से वर्ण को कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तो वहां उच्चारण दोष उत्पन्न होगा साथियों। पठन कौशल की ये जो दो विधियां बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं साथियों, इनको आपने देख लिया होगा। अब हम तीसरी विधि की बात करते हैं साथियों, और तीसरी विधि का नाम है साथियों अनुकरण विधि। कौन सी विधि है साथियों? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि नाम से स्पष्ट है साथियों, आपको नाम से ही समझ में आ गई होगी कि इस विधि में क्या किया जाता है, पठन कौशल का विकास कैसे किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक श्याम पट पर कुछ वाक्य लिखता है, श्याम पट पर कुछ वाक्य लिखता है, या क्रियापद लिखता है, अथवा संस्कृत में धातु रूप, शब्द रूप आदि लिखता है, और सभी छात्रों को पहले खुद वाचन करता है, खुद पठन करता है, और पठन करने के पश्चात फिर बालकों से अनुकरण करवाते हुए पठन करवाता है। इससे बालकों का क्या होता है, पठन कौशल का विकास होता है साथियों। इसके अंतर्गत देखो हमें क्या सावधानियां रखनी है, इसके ध्यातव्य बिंदु क्या है। अगर इस विधि का प्रयोग हम कर रहे हैं तो इसका ध्यातव्य बिंदु क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर शिक्षक का उच्चारण ही शुद्ध नहीं है तो बालक जिस प्रकार शिक्षक बोलेगा तो सीधे सीधे शिक्षक का अनुकरण करेंगे वो। और अभी भी हम तो बहुत सारी चीजों को गलत बोलते हैं साथियों। जैसे मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ, आप बोलना उसको अभी कि उसको क्या बोलोगे आप। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये अभी मैंने लिखा है एक शब्द, अब इसको बोलिए आप। जहां तक कि मैं समझता हूं हम सभी, यहां तक कि मैं भी इसका अशुद्ध उच्चारण करता हूं। तो यहाँ क्या है साथियों, इसको विज्ञान नहीं कहते, इसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। जैसा कि आपको ध्यान में है कि ये जो शब्द है या फिर ये वर्ण है ज और य अर्थात ज, इससे बना हुआ साथियों। तो हम ये उच्चारण क्यों करते हैं, तो इसका शुद्ध उच्चारण है विज्ञान, मनोवैज्ञानिक, आयुर्विद्या, विद्या वो है ज्ञानम, ज्ञान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ज्ञानम कहेंगे। तो साथियों ये हम भी बहुत सारे अशुद्ध उच्चारण करते हैं। क्यों करते हैं साथियों, क्योंकि जब हमने शिक्षक का अनुकरण किया साथियों इस अनुकरण विधि के माध्यम से, तो उस समय हमारे शिक्षक भी इसको विज्ञान ही बोलते थे, इसीलिए इसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं। तो साथियों शिक्षक का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा सभी छात्रों द्वारा उच्चारण हो। जब इस अनुकरण विधि का प्रयोग किया जा रहा हो तो सभी छात्रों द्वारा इसका उच्चारण हो। अगर किसी बालक का उच्चारण नहीं हो रहा है अथवा कोई बालक इसका उच्चारण नहीं कर रहा है, सामूहिक रूप से किस सारे बालकों का हमें पता नहीं चलता है, तो अगर कोई बालक इसका उच्चारण नहीं कर रहा है तो साथियों वो उस शिक्षा से क्या हो जाता है, वंचित रह जाता है। आगे बात करते हैं साथियों अपने विषय वस्तु की। तो यहाँ आगे इस विधि के अंतर्गत बात करते हैं संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप, प्रकृति प्रत्यय, संधि, समास आदि का ज्ञान कराने के लिए यह विधि बहुत ही उत्तम विधि है, और प्रारंभिक स्तर के लिए भी यह विधि क्या है, उपयोगी विधि है। तो साथियों ये तो सरल ही विधि थी अनुकरण विधि, ये तो आपको समझ में आई गई होगी। अब चौथी विधि है साथियों, वो चौथी विधि है
ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि है साथियों? ध्वनि साम्य। अब इसके नाम पे गौर करो साथियों, इस विधि के नाम पे गौर करना है। ध्वनि साम्य यानी ध्वनि की समानता। शिक्षक क्या करता है? जिनकी ध्वनियां समान है उन समान ध्वनियों वाले शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखता है। ये श्यामपट्ट पर लिखता है और श्यामपट्ट पर लिखते हुए बालकों को बुलवाता है या पठन करवाता है। जैसे अगर माना कि शिक्षक ने रामः लिखा, तो अब इसको स्पष्ट करवाने के लिए जो समान इसी की समध्वनि वाले शब्दों को लिखेगा। रामः, कृष्णः, खगः, शशकः, नरः, मानवः, जनः। तो बालक इन सभी का समान ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ेगा या पढ़ करके अपने पठन कौशल का विकास करेगा। जैसे बालकों को सीता के बारे में बताना, तो इसी के समान ध्वनि वाले शब्द और शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखेगा और बालकों से पठन करवाएगा। सीता, लता, रमा, विमला, कमला, चटका। तो इस बालक को समान ध्वनियों से शब्द होने के कारण बालक जल्दी से जल्दी नए नए शब्दों को सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ जो इसका सबसे बड़ा जो लाभ है साथियों, वो है छात्रों को नवीन शब्दों का ज्ञान हो जाता है। यानी एक शब्द के लिए बालक कम से कम 3-4 शब्द और पढ़ेगा साथियों, तो उसको शब्द भंडार में क्या होगी साथियों? वृद्धि होगी। इसके नुकसान अथवा दोषों की बात करें साथियों, तो दोष है इसका, वो दोष है कि बालक को एक शब्द के लिए, जैसे अपने को राम पढ़ाना है, तो राम है शब्द को बताने के लिए बालक को अनावश्यक शब्दों को पढ़ना होता है, जो कि आवश्यक नहीं है। उन अनावश्यक शब्दों को भी हमें पढ़ना होता है साथियों। तो ये इसका एक विपक्ष है या खराब पक्ष है साथियों। ये भी आपको समझ में आ गई होगी साथियों, चौथे नंबर की विधि। अब 5वें नंबर की विधि की बात करते हैं, तो 5वीं विधि है सामूहिक पठन विधि। इसके भी नाम पे गौर करो, नाम पे गौर करो। यानी ये विधि में क्या होगा, अपने आप ये नाम बता देगा, सामूहिक पठन विधि। यानी शिक्षक क्या करेगा, श्यामपट्ट पर कुछ, श्यामपट्ट पर भी नहीं होकर के भी कुछ श्लोक है, कुछ गीत है आदि स्वयं पाठन करके फिर बालकों से उसका सामूहिक रूप से पठन करवाते हैं। ये अनुकरण विधि जैसी ही मिलती जुलती विधि है साथियों। तो यह विधि अनुकरण विधि से ही मिलती जुलती है, यानी अनुकरण विधि का ही एक रूप मान सकते हैं या उसकी से मिलती जुलती विधि है। इस विधि में क्या होता है साथियों, छात्र सामूहिक पठन सामूहिक रूप से करते हैं साथियों। जैसे कोई संस्कृत गीत है, तो संस्कृत गीत को शिक्षक बुलवाएगा, छात्र सामूहिक रूप से उसको बोलेंगे। कोई प्रार्थना है तो उसको शिक्षक बुलवाएगा, छात्र उसको सामूहिक रूप से गाएंगे। श्लोक को सामूहिक रूप से गाएंगे। तो साथियों इसके अंतर्गत सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसके अलावा साथियों इसमें जो इस विधि में जो छात्र है वो भावों के अनुकूल लय, गति, यति, ताल आदि के अनुसार पठन करते हैं। जैसे माना कि एक श्लोक है जो मैंने यहाँ लिखा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। अब ऐसे बोलेंगे तो वहां ये सामूहिक पठन तो होगा, लेकिन ये लय, गति, ताल नहीं होगा। तो इसको कैसे बोलेंगे साथियों, कैसे गाएंगे कि त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये इस प्रकार हमें साथियों भावानुकाल लय, गति, यति, ताल आदि के माध्यम से हमें पठन करवाना चाहिए और पठन इस सामूहिक पठन में करवाते हैं साथियों। अब होता क्या है, इसका जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ साथियों होता यह है कि जैसे हम बालकों में इस सामूहिक पठन को करवाते हैं, तो वहां साथियों जो निकट की जो कक्षाएं होती है उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। पूरी कक्षा गा रही है, उसके के पास वाली जो कक्षा है वो उससे डिस्टर्ब हो रही है साथियों, तो उन कक्षाओं में क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों, तो यहाँ इस विधि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, तो वहां शिक्षक को इस विधि का प्रयोग कहीं एकांत में करना चाहिए ताकि दूसरे छात्र इससे डिस्टर्ब या व्यवधान
उत्पन्न नहीं हो उस कक्षा में। अगली बात करते हैं साथियों, अगली विधि जो हमारी छठी विधि है वो है छठी विधि भाषा यंत्र विधि। कौन सी विधि है साथियों? भाषा यंत्र विधि। भाषा यंत्र विधि की बात करें तो यह जो पठन शिक्षण है या पठन कौशल है उसकी आधुनिक विधि है, यानी ये नवीनतम विधि या आधुनिक विधि है साथियों। अभी सबसे पहले तथ्यों को बता देता हूं, फिर मैं इसको बताऊंगा कि इस विधि का प्रयोग कैसे होता है। इसका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? भाषा की प्रयोगशाला में किया जाता है। कैसी होती है प्रयोगशाला वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप है साथियों। ये अनुकरण, जो अनुकरण विधि होती है उसी का क्या होता है? दूसरा रूप होता है। लेकिन यहाँ किसका प्रयोग होता है साथियों? यंत्रों का प्रयोग होने के कारण से ये भाषा यंत्र विधि कहलाती है। इस विधि में ध्वनि अभिलेख यंत्र, जिसको हम टेप रिकॉर्डर कहते हैं अंग्रेजी में, उसके अंतर्गत अभिलिखित विषय वस्तु, यानी जो उसमें रिकॉर्ड की गई विषय वस्तु है उसको बार बार छात्रों को क्या किया जाता है? सुनाया जाता है, और छात्र उस विषय वस्तु का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। इस प्रकार अपने पठन की त्रुटियों को दूर करके शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं छात्र। फिर आगे के तथ्यों की बात करें साथियों, तो आगे के तथ्य हैं, शिक्षक इसमें केवल और केवल मार्गदर्शक की भूमिका में रहता। अगर उस टेप रिकॉर्डर में कोई चीज उनको समझ में नहीं आई या उसका उच्चारण नहीं हो पा रहा तो वो शिक्षक को केवल मार्गदर्शन की भूमिका में रहता है साथियों। यह विधि बहुत ही रोचक विधि है साथियों। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर है, तो मनोवैज्ञानिक विधि है, किंतु इसका सबसे बड़ा दोष है कि ये व्यय साध्य है। एक तो इसमें स्थान की ज्यादा आवश्यकता होती है, एक इसके अंतर्गत धन की ज्यादा आवश्यकता होती है, एक इसके अंतर्गत समय भी ज्यादा खर्च होता है साथियों। तो यह विधि है ना, व्यय साध्य विधि है, लेकिन है विधि बहुत रोचक और मनोवैज्ञानिक है। पठन दोषों में उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। यदि किसी बालक के उच्चारण दोष उत्पन्न है तो उन उपचारात्मक शिक्षण करवाते समय यह विधि बहुत ही उपयोगी विधि है। अब मैं आपको बता देता हूं कि भाषा यंत्र या भाषा प्रयोगशाला कैसी होती है साथियों। तो यहाँ है, मैं भाषा प्रयोगशाला के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये आपकी कोई एक कक्षा है साथियों, यहाँ शिक्षक महोदय बैठे रहेंगे और ये इस बड़े हॉल को छोटे छोटे प्रकोष्ठ में विभाजित कर दे। जैसे आजकल जो कंप्यूटर कक्ष होते हैं साथियों, उन कंप्यूटर कक्ष में जैसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं ना साथियों कंप्यूटर लैब में, उस प्रकार छोटे छोटे प्रकोष्ठ बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे प्रकोष्ठों में बालक यहाँ बैठता है साथियों, इन प्रकोष्ठों में बैठता है। जैसे हम कंप्यूटर पढ़ने जाते हैं तो कंप्यूटर यहाँ प्रकोष्ठों में रखा होता है और वहाँ हम बैठ जाते हैं। और साथियों यहाँ बालकों के जो कान होते हैं उस कानों में क्या होता है? हेडफोन लगा हुआ होता है। अब ये हेडफोन आपको ध्यान में ही है कि ये इस प्रकार का होता है, कानों में लगा हुआ होता है, हेडफोन लगा हुआ होता है साथियों। और उसके अंतर्गत जो टेप रिकॉर्डर होता है साथियों, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से बालक क्या करते हैं? उस जो अपनी विषय वस्तु है उसको सामने रखे हुए होते हैं, सामने रखे हुए होने के बाद उसको देखते जाते हैं और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उसको सुनते जाते हैं। जहां उनके उच्चारण में कोई दिक्कत आ रही है साथियों तो उसको वो आराम से बार बार बोल के उसको शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। इस विधि को कहते हैं साथियों भाषा यंत्र विधि। तो भाषा प्रयोगशाला जो है वो भाषा प्रयोगशाला ऐसी होती है साथियों, आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं मैं। अब साथियों अगली विधि की जो बात करते हैं, अगली विधि है साथियों वाक्य गठन विधि। कौन सी है? वाक्य गठन विधि। वाक्य गठन विधि क्या है? तो एक बार शब्दों, इसके शब्द पे गौर करिए, इसके नाम पे गौर करिए। वाक्य गठन विधि किसे कहते हैं? इसका देखो सबसे पहले एक उपनाम देख लेते हैं, संग्रंथन विधि। तो वाक्य गठन या संग्रंथन विधि किसे कहेंगे? सबसे पहले छोटा वाक्य, सबसे पहले छोटा वाक्य, फिर उसी से जुड़ा हुआ बड़ा वाक्य बना लो, फिर उसी से बड़ा जुड़ा हुआ और बड़ा वाक्य बना लो, फिर उसी से जुड़ा हुआ और बड़ा वाक्य बना लो। अर्थात छोटे से बड़े वाक्य में जुड़ते हुए वाक्य बनाना है। अर्थात वो वाक्य आपस में क्या होने चाहिए? संबंधित होने चाहिए। उसी संबंधित वाक्यों के रूप को क्या कहते हैं साथियों? संग्रंथन कहते हैं। यानी एक प्रकार से उसका ग्रंथन कर दिया गया है, उनको जोड़ दिया गया है, उसी को संग्रंथन कहते हैं और उसी को वाक्य गठन विधि कहते हैं साथियों। साथियों ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस विधि के अंतर्गत होता क्या है ये भी देख लीजिए। इस विधि में बालकों को पहले छोटे छोटे वाक्य बना करके पठन करवाया जाता है
तत्पश्चात क्रमानुसार यानी उन्हीं क्रमों के अनुसार लंबे और कठिन वाक्यों का गठन किया जाता है और गठन करके उन वाक्यों का क्या करवाया जाता है, पठन करवाया जाता है। यानी कठिन वाक्यों का गठन किया जाता है, तो इसीलिए इसको वाक्य गठन विधि कहते हैं। साथियों, जैसे इनके उदाहरणों के तौर पे हम समझ लेते हैं कैसे गठन किया जाता है। तो जैसे पहले बालक को बताएंगे गच्छति, तो बालक सबसे पहले गच्छति का अर्थ समझेगा, ये क्रिया का रूप है, तो इसको बता देंगे तो बालक समझ जाएगा गच्छति किसे कहते हैं। फिर एक बालक को उठा करके उसको जाने के लिए कहेंगे और जाते हुए बालक को कहेंगे बालकः गच्छति, यानी बालक जाता है। फिर इस वाक्य को थोड़ा इसी वाक्य से जुड़ता हुआ वाक्य है और इसी को बड़ा कर देंगे, बालकः विद्यालयम गच्छति। फिर इस बालक को शिक्षक इस वाक्य को क्या करेगा, पठन करवाएगा बालकों से, बालक पठन करेंगे। फिर अगला वाक्य बनाएंगे कि बालकः द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छति, बालक साइकिल से विद्यालय जाता है। तो साथियों, इस प्रकार जुड़ते हुए वाक्यों को कहते हैं संग्रंथन या वाक्य गठन। साथियों, अब बात करते हैं कि यह विधि क्या है। तो यह विधि बहुत ही पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक कैसे है साथियों, क्योंकि वाक्य एक सार्थक इकाई है साथियों, और यहाँ वाक्यों का ही प्रयोग किया जाता, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि। और मनोवैज्ञानिक होने के कारण ये रोचक विधि होगी साथियों, और रोचक विधि होने के कारण से बालक इसमें सक्रिय भी रहते हैं। छात्र क्रिया पद को जल्दी याद कर लेते हैं, छात्र क्रिया पद को इस विधि में क्या कर लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं। इसी के साथ छात्रों का व्याकरण का ज्ञान भी क्या हो जाता है, पुष्ट हो जाता है साथियों, ये थी हमारे पठन कौशल की विधियां। आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको एक बार तुरंत इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसा लगता है कि ये आपके मित्रों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है साथियों, तो उन सभी मित्रों को इसको शेयर करें साथियों, जो आपके रीट, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं की तैयारी अथवा सेकंड ग्रेड इनकी भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं आती है कमेंटों के रूप में, वो बहुत मुझे प्रभावित करती है साथियों। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे और आप किन किन विषयों के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं, तो आप आवश्यक रूप से वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं आचार्य रामजस सेन अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।